सो ओवरऑल जो अपन ने ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहे हैं उसमें हम देख रहे हैं कि वाटर, मिनरल एंड फूड, ठीक है, फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज एंड कन्वर्जन इन फॉर्म ऑफ सुक्रोज। अब बस या तो तुम लोग बात बंद कर दो या तो हम क्लास बंद, तुरंत बता दो जो करना है। तुम्हारी बात बंद रहेगी ना, अटेंटिव होके क्लास कर। तो वाटर और मिनरल का जो ट्रांसपोर्टेशन का वे है वो है वाया जाइलम। ये भगवान जाने कितनी बार मेरे से सुन चुके हो, लॉक करो इसको। शुगर का जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है वाया फ्लोएम, बट दे आर मिक्स्ड, ये आपको इस चैप्टर में समझ में आएगा। बल्क फ्लो, कोई भी अगर आपको एक एक को चूज करना होगा दोनों में कि बल्क फ्लो इज व्हाट, दैट इज रिलेटेड जब ओनली वन ट्रांसलोकेशन एंड बल्क फ्लो इट इज रिलेटेड टू शुगर, इट मीन्स कि फूड। जबकि आपका अभी ये जो है छोटे बच्चा वाला लेवल है, इसलिए बच्चा वाले लेवल पे वी आर कॉलिंग बल्क फ्लो फॉर बोथ ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स एंड फूड। बट हायर स्टडी में बल्क फ्लो एंड ट्रांसलोकेशन दैट वर्ड इज यूज फॉर द शुगर ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, जो फूड प्रोड्यूस हो रहा है रिजल्टेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस। देन गैसेस एक्सचेंज भी एक तरीके का ट्रांसपोर्टेशन है, जिसके लिए आपने स्टोवेटा पढ़ा, जिसके लिए आपने लेंटिसल्स पढ़ा। ओके, जो हम ट्विग का एक्सपेरिमेंट बता रहे थे वो इस तरीके से कुछ एक्सपेरिमेंट होगा। उसके बाद आप इसको कट करके देखोगे, इसके अपीयरेंस में आपको समथिंग पिंकिश पिंकिश अपीयरेंस दिख रहा है। इसके बाद जब आप इसे कट करके देखते हो तो एक पूरा पाथ दिखता है, जिस पाथ से वो वाटर कलर वाटर ट्रैवल किया होता है। ओके, the upward movement of water from root to aerial part of the plant through xylem is called ascent of sap. Why sap? इसका आंसर तुम्हारे साइड से आ जाना चाहिए। Why it is sap? सैप वर्ड आया हुआ है पहले भी। वैक्यूल में स्टोर होता है तो उसको सैप क्यों बोल, वैक्यूलर सैप है वो, और ये सैप है। एसेंट ऑफ सैप, एसेंडिंग डिसेंडिंग समझ में आता है, एसेंट मीन्स बढ़ना, तो एसेंट ऑफ सैप। वैक्यूल वाले कोई बताओ उसको सैप क्यों बोल रहे थे, हर चीज का रीजन बताते ना। वाई दिस इज नॉट वाटर, वाई दिस इज नॉट अ सॉल्यूशन, वाटर प्लस मिनरल, दैट इज द आंसर। क्योंकि ये प्योर वाटर नहीं है, वाटर सॉल्ट मिनरल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल वॉटेवर जो भी उसमें प्रेजेंट है, आयनिक फॉर्म में, नॉन आयनिक फॉर्म में, आयनिक सॉल्ट्स प्लस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल भी, क्योंकि मिक्सिंग होती है, हॉर्मोन्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो भी प्रेजेंट होंगे वो एक मिक्सचर है वाटर के अंदर, दैट्स व्हाई इट इज अ सैप। एसेंट ऑफ सैप, वाटर को अपवर्ड डायरेक्शन, ये पूरा जो सैप बन रहा है इसको अपवर्ड डायरेक्शन में असेंड करना, ऊपर की तरफ ले जाना, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज एसेंट ऑफ सैप। बालसम प्लांट, नोट डाउन करो, ये जो ट्विग वाला एक्सपेरिमेंट था वो किस प्लांट पे हुआ था, आंसर इज बालसम। एनसीईआरटी में ही लिख लो वहीं पे, balsam plant. To demonstrate the xylem is the pathway for ascent of sap. ओके, कुछ समरी में आप जान रहे हो कि जो अपवर्ड डायरेक्शन में यूनी डायरेक्शनल है दैट इज द जाइलम के थ्रू, मतलब वाटर और मिनरल का फ्लो है यूनी डायरेक्शनल, बाई डायरेक्शनल और यू कैन से मल्टी डायरेक्शनल, दैट इज रिलेटेड टू फ्लोएम। ठीक है, अपवर्ड डाउनवर्ड, सोर्स टू सिंक, सिंक converted into source and source converted into sink in case of new bud formation. ये बताया हुआ है थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत जब डिटेल में आएगा तो फिर आप रिलेट करें। ओके, यहाँ पे लिविंग सेल के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है,
यहाँ पे डेड है। ये कुछ समरी वाली चीज हमेशा ध्यान में रहना चाहिए। जो डेड है वो एक पाइपलाइन की तरह वर्क करेगा, जो लिविंग है वो थोड़ा बहुत इंटरेक्शन भी करेगा, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट और जो सारी आप इतने दिन से फ्लोएम जो ट्रांसपोर्टेशन की मैकेनिज्म पढ़ रहे हो जिसमें फोर्सेस लगेंगी, उन सब का भी समहाउ यहाँ पे कुछ ना कुछ रोल होगा, सेल टू सेल में रोल होगा। इज इट क्लियर? प्रेशर, डिफ्यूजन प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, ये सब वर्क करेगा। लेकिन नॉन लिविंग के केस में जो रेडियल ट्रांसडक्शन हुआ है रूट हेयर से अंदर आने तक, वहां तक की कहानी छोटे छोटे डिफ्यूजन प्रेशर, पोटेंशियल, उन सब पे डिपेंडेंट है। उसके बाद एक आपको पूरी अलग थ्योरी पढ़नी है असेंट ऑफ सैप की। In water absorption, there is interaction between plant roots with soil and soil water. समझ में आया? प्लांट को सॉइल से भी इंटरेक्ट करना है, सॉइल से मिनरल लेना है, और सॉइल के बीच में जो प्रेजेंट है वाटर, उससे भी बात करनी है, उससे भी इंटरेक्ट करना है। ओके, देन वो इंटरेक्ट करके अंदर की तरफ ट्रांसपोर्ट करेगा। रूट के रीजन सबको याद है, मेरिस्टेम, कैप, एलोंगेशन, रूट हेयर, मैच्योर रीजन। तो रूट हेयर इज प्रेजेंट इन द मैच्योर रीजन। ये सब दोबारा कुछ लिखना नहीं है, जस्ट आपको रिकॉल हम करा रहे हैं। तो इंटरेक्शन किस पोर्शन से होगा? इस पोर्शन से। रूट हेयर्स मैच्योर रीजन में प्रेजेंट होंगे। ओके बच्चा? The maximum water absorption takes place through the region of root hair because they provide greater surface area of water है, डिफ्यूजन कर सकता है, तो देयर इज सम प्रोबेबिलिटी कि वो डिफरेंट पार्ट से भी एब्जॉर्ब हो। पर जब आप थ्योरी देखते हो तो आप मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन और रूट हेयर को ही उसमें आपको माइंड में सेट करके रखना है, क्योंकि उस पे एपिडर्मल अपेंडेजेस जो है उससे एब्जॉर्प्शन एरिया बढ़ जाता है। ठीक है, समथिंग इज लाइक दैट, समथिंग इज लाइक दैट। तो इतने ही डिस्टेंस में आपको इसका सरफेस एरिया बढ़ा हुआ दिख रहा है। इज इट क्लियर? दैट्स वाई रूट हेयर दे प्रोवाइड ग्रेटर सरफेस एरिया। सम रूट हेयर्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन मैच्योर रीजन। रूट हेयर्स आर यूनिसेल्ड आउटग्रोथ, दिस टर्म गिवन बाय लेविट। ट्राइकोब्लास्ट नोट कर लेना, ट्राइकोम से ट्राइकोब्लास्ट। एंड रूट एपिडर्मिस के लिए मैंने तुम्हें पहले एक टर्म बताया था, एपिब्लेमा। ओके बेटा, उसी के साथ एक कंफ्यूज वहां पे भी लिखवा दिया था वैसे मैंने, इसको ट्राइकोब्लास्ट भी कहते हैं। और ये बच्चों से गलती हो जाती है कि ट्राइकोम निकलता होगा ट्राइकोब्लास्ट से, एपिब्लेमा है फॉर रूट है। बट लेविट ने ये टर्म यूज कर दिया था फॉर द रूट। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। रूट एपिडर्मल सेल, एपिडर्मल सेल जिससे रूट हेयर का इलोंगेशन हो। ओके, तो टर्म कभी आए तो आपको उसको छोड़ना नहीं है कि ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा। ट्राइकोब्लास्ट, ट्राइकोब्लास्ट इज सेम एपिब्लेमा सेल जिससे रूट हेयर एपेंडेजेस की तरह ग्रो करेगा। फैन का बंद कर दिया। अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, चल अब पेन निकालो जरा, तुम्हारे नॉलेज के लिए भी ये चीज जरूरी है, साइंस के लिए भी जरूरी है, और यहाँ तो जरूरी है। बस शांत रहो। ठीक है, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इन सॉइल, टाइप्स ऑफ वाटर। अब आप यहाँ पे जाना है कि कौन सा पानी प्लांट लेगा। डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, सिर्फ आपको टर्म याद होना चाहिए, होलार्ड, एकार्ड, चेसार्ड। फटाफट नोट्स बनाओ इसके। होलार्ड, होल मीन्स कंप्लीट, ठीक है, कंप्लीट। तो होलार्ड इज द कंप्लीट टोटल अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द सॉइल। अब आप इस चीज को पहले तो ये समझो कि आप जब गमले में पानी डालते हो तो क्या सारा पानी प्लांट तो नहीं ले जाता ना। गमला समझ में आ रहा है? फ्लावर पॉट, ठीक है, जहाँ पे आपने लगाया है, या आपके धरती पे जहां जहां प्लांट है, सभी पानी तो प्लांट नहीं ले रहा है। तो आपको डिस्टिंग्विश करना पड़ता है। डायरेक्ट इकोलॉजी का भी क्वेश्चन है, और ये यहाँ पे भी आपको समझना है कि प्लांट सॉइल का कौन सा पार्ट वाटर प्लांट के लिए अवेलेबल है, जिसकी कमी से फिर विल्टिंग इफेक्ट आने लगेगी। ओके, तो होलार्ड, द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द सॉइल।
एकार्ड, होलार्ड में से वो वाटर माइनस कर दो जो सॉइल के साथ बाइंड करके प्रेजेंट है, सॉइल को गीला रखने के लिए जो जरूरी है। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल इंगेज विद द सॉइल। सिंपली आप ऐसे समझो, जैसे सॉल्यूशन बनाने के लिए सॉल्यूट आपने एंटर किया था, तो वाटर मॉलिक्यूल सॉल्यूट के साथ बॉन्डिंग बना लिए थे ना, तो वो वाटर फ्री नहीं है मूव करने के लिए, उनका वाटर पोटेंशियल ऐड ऑन नहीं होगा। इज इट क्लियर? वो कॉन्सेप्ट याद आया? एक सॉल्यूशन के अंदर जब आप सॉल्यूट ऐड कर रहे हो और कंसंट्रेशन वाटर का लो होता जा रहा है, वो क्या रिलेट कर रहा था कि वाटर की पोटेंशियलिटी कम हो रही है, मतलब वाटर आर नॉट फ्री टू मूव, जबकि ग्लास आपकी वही है, पानी का लेवल वही है, तो वाटर इंगेज कहाँ हो गए, सॉल्यूट के साथ बाइंड कर रहे हैं। उसी तरीके से वो वाटर जो होलार्ड कंडीशन में है लेकिन सॉइल के साथ बाइंड किया हुआ है, उसको प्लांट अपने साइड नहीं खींच सकता है। इज इट क्लियर? तो वो वाटर होता है एकार्ड, सॉइल वाटर नॉट अवेलेबल टू प्लांट। चेसार, द सॉइल वाटर अवेलेबल टू प्लांट, मतलब चेसार्ड वो वाटर है जो प्लांट एब्जॉर्ब करता है, और ये होता है कैपलरी वाटर। मतलब सॉइल के बीच में अगेन आप कैपलरी का कॉन्सेप्ट लाओ, सॉइल आपको पूरी बिछी हुई दिख रही है, धरती पूरी बिछी हुई है, आपको खुद तो नहीं दिख रहा है कि कहाँ कहाँ पानी की पाइप है, मतलब विड्थ इज नेग्लिजिबल विद रिस्पेक्ट टू लेंथ। जो आप सॉइल का सरफेस देख रहे हो उसके लेंथ के रिस्पेक्ट में जो विड्थ है वो निग्लिजिबल है, और वो छोटी छोटी पतली पतली फाइन कैपलरीज बने। तो वो वाटर जो कैपलरी वाटर है, कैपलरी में प्रेजेंट है, उसको प्लांट की रूट अपने तरफ एब्जॉर्ब करने के लिए अट्रैक्ट करेगी। इज इट क्लियर? या वो अवेलेबल होगा, वो वाटर प्लांट के लिए अवेलेबल होगा, दैट वाटर इज चेसार। तो होलार्ड, एकार्ड, चेसार। ठीक है, अब इसी में आप समझ लो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है अंदर एकदम डेप्थ में चला गया, दैट इज ग्रेविटेशनल वाटर। थोड़ा सा डिटेल है, अगर आपका इंटरेस्ट हो तो आप नोट कर सकते हो, अदरवाइज छोड़ दो। हाइग्रोस्कोपिक, जो सॉइल के साथ बाइंड है। कैपलरी, जो बीच में अवेलेबल है। ग्रेविटेशनल वाटर विच कन्वर्टेड इनटू योर ड्रिंकिंग वाटर, डेप्थ में चला गया, वो भी प्लांट के लिए अवेलेबल नहीं होगा। आप देखते हो वाटर का जो भी पंपिंग मशीन या नल वगैरह लगा है वो बहुत डेप्थ में वर्क करता है, 50 मीटर, 100 मीटर, इस तरीके से वर्क करता है, जबकि प्लांट की रूट, हर एक प्लांट की रूट उतनी डेप्थ में नहीं जाती है। इज इट क्लियर? तो वो पानी जो बिल्कुल प्लांट के लिए अवेलेबल नहीं है वो है ग्रेविटेशनल वाटर, जो ड्रिंकिंग वाटर में कन्वर्ट हो गया। कैपलरी वाटर इन बिटवीन सॉइल। हाइग्रोस्कोपिक वाटर सॉइल के साथ बाइंड किया हुआ है। एंड मॉइस्चर आपको पता है ह्यूमिडिटी। ठीक है, तो मॉइस्चर को जैसे वेलामेंट टिश्यू आया था वहां पे मैंने बताया एप्लीफाइड, रूट्स हवा में है, तो अब वो कैसे अब्सॉर्ब करेगा पानी को, हवा में तो रूट अब्सॉर्ब नहीं करेगी, तो उसको वाटर तो उड़ के आएगा नहीं उनके पास, तो दैट इज इन फॉर्म ऑफ वेपर मॉइस्चर। The amount of water that can be held by soil depends upon the total pore space in the soil. In soil the water present in the following form, एकदम सिंपल जैसे भी बताया है ना वैसे ही आप ध्यान रखें, ग्रेविटेशनल, कैपलरी, हाइग्रोस्कोपिक एंड मॉइस्चर। ओके बच्चा, क्लियर है? अब इकोलॉजी में क्योंकि ये सब पढ़ना है तो थोड़ा सा आप यहाँ पे भी ध्यान रखोगे, तो वहाँ वाटर साइकिल, वाटर पॉल्यूशन सब पढ़ते वक्त आपको बहुत अच्छे से ये सब चीजें याद आ जाएंगी। A large proportion of water is retained between the soil particle against the gravitational force. It is available to the plant, क्योंकि इसको ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे नहीं खींच पा रहा, अब इस पे वर्क नहीं कर रहा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क नहीं कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स इतना वर्क नहीं कर रहा है कि वो उस लेवल को छोड़ के नीचे आ जाए, दैट्स वाई वो सॉइल के बीच में है और कैपिलरी एक्शन से वो ऊपर की तरफ जा रहे हैं। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? नहीं तो सारे सारे वाटर क्या होंगे, बाहर एकदम नीचे चले जाए। आपने जो अपने क्यारी में गार्डन में पानी डाला वो प्लांट ने एब्जॉर्ब करके वो नीचे चला जाएगा, फिर ग्रेविटेशनल हो जाएगा। तो ग्रेविटी इज एवरीवेयर, ग्रेविटी तो है लेकिन उस पर वर्क नहीं कर रहा है क्योंकि वहां पे कैपिलरी एक्शन ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट में ज्यादा एक्टिव है। तो जो फोर्स, जैसे दो लोग लड़ रहे हैं, एक दाएं धक्का दे रहा है, एक बाएं धक्का दे रहा है, तो जो स्ट्रांग होगा उस तरह उसके अगेंस्ट वाला गिर जाएगा बंदा। क्लियर है?
तो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ ले जा रहा है, कैपिलरी एक्शन ऊपर की तरफ ले जा रहा है, एंड कैपिलरी एक्शन इज मोर, यू कैन से कि फंक्शनल है, ज्यादा फोर्स लगा रहा है। तो दैट्स वाई वाटर जो है वो सॉइल के बीच बीच में प्रेजेंट है, और वही वाटर प्लांट के लिए अवेलेबल है। तो डायरेक्ट ये भी लाइन है अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स। इसको आपको थोड़ा सा जैसे भी समझाया वैसे ही समझना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना। ग्रेविटेशनल तो बिल्कुल भूल जाओ, वाटर टेबल ड्रिंकिंग वाले में चला जाएगा ये। अब आप देखो, इसको इमेज से समझ सकते हो, दैट इज ग्रेविटेशनल। जो इसके बीच में आएगा लाइक एयर एंड काइमा, आप समझिए, ठीक है, सॉइल पार्टिकल के बीच में स्पेस, उसमें सॉइल को जो टच किया हुआ है दैट इज हाइग्रोस्कोपिक वाटर, जो सॉइल को बाइंड कर रहा है, या सॉइल ने जिस वाटर को बाइंड कर लिया, और जो बीच बीच में बचा है वो क्या हो जाएगा आपका कैपिलरी वाटर। दिस इज अवेलेबल फॉर द प्लांट। होलार्ड, एकार्ड, चेसार्ड। अब आप ये जहाँ पे लिखे हो अभी होलार्ड, एकार्ड, चेसार्ड, वहां पे ये लिख लो फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या मतलब, किसमें क्या क्या आता है। होलार्ड तो कंप्लीट है, तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल वाटर भी ले आओ, कैपिलरी वाटर भी ले आओ, हाइग्रोस्कोपिक वाटर भी ले आओ, प्लस मॉइस्चर भी ले आओ। होलार्ड मीन्स कंप्लीट वाटर अवेलेबल इन सॉइल। फटाफट लिख लो, GW, CW, HW एंड मॉइस्चर, या आप फुल फॉर्म लिखना है फुल लिख। एंड एकार्ड, कैपिलरी को छोड़ दो, बाकी सब यहाँ हो गया क्योंकि कैपिलरी चेसार्ड में जा रहा है, अवेलेबल फॉर वाटर। तो होलार्ड माइनस कैपिलरी वाटर इज एकार्ड। जिस भी तरीके से क्वेश्चन आए आपको टर्म और वाटर क्लियर रहना चाहिए, फिर ये फाइनली पैक होना चाहिए। ये जीके का भी क्वेश्चन है, आईएएस का भी क्वेश्चन है, ठीक है, सिविल सर्विस में कोई पूछा जा रहा है, कोई ऐसा एंट्रेंस एग्जाम जहाँ पे जीएस आ रहा है उसका भी क्वेश्चन है, तो यू शुड नो। इट इज नॉट रिलेटेड कि बायोलॉजी में आपको ये समझ में आना चाहिए। बायोलॉजी में तो सिर्फ हम बताते हैं कि सॉइल से वाटर जा रहा है, तो आप कभी इस पे जाते ही नहीं कि यहाँ पे वाटर के भी टाइप्स हो सकते। समझ में आ रहा है। एंड दस रिमेनिंग इज चेसार्ट विच इज कैपिलरी वाटर, इट इज अवेलेबल फॉर द प्लांट। ठीक है, हो गया ये। अब कोई भी वाटर, कोई भी फील्ड, सॉयल, वहां की फर्टिलिटी, उसका अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, ये सब कुछ और पैरामीटर पे भी डिपेंड कर, ठीक है। जैसे किसी का सेचुरेशन, मतलब अब आप वहां पे वाटर डालोगे तो वो वाटर वहां एब्जॉर्ब ही नहीं होगा, दैट इज द सेचुरेशन। ग्रेविटेशनल वाटर फुलफिल्ड, हाइग्रोस्कोपिक फुलफिल्ड, कैपिलरी वाला प्लेस फुलफिल्ड। एंड अब आपने पढ़ा होगा टाइप्स ऑफ मिट्टी में, बलुई मिट्टी, ठीक है, समथिंग, क्या क्या होता है उसमें, मैं भूल रही हूँ, टाइप्स ऑफ सॉइल। एक तो सैंड वाला याद ही रह गया, वही वाला है। और फिर लाइक आप जैसे फर्टिलाइजर का आप यूज करोगे, जैसे एग्रीकल्चर वाले पोर्शन में ये रहता है, अभी आपके उतने काम का नहीं है, ठीक है। तो कितना वाटर कंटेंट वहां पे स्टोर होता है। अब सैंडी, सैंडी वाला क्यों याद रहता है, क्योंकि वो आपको पढ़ना है नेक्स्ट चैप्टर। हाइग्रोस्कोपिक वाटर जब यूज होगा, एंड जब सैंड वाले ट्रीटमेंट से वाटर दिया जा रहा है, मतलब जितना जरूरी है उतना वाटर वहां पे प्रेजेंट होगा। रेस्ट ऑफ द वाटर आपको पता है बालू वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, लेकिन इतना नहीं कि बालू आपके हाथ में एकदम कीचड़ जैसा हो जाए। तो उससे आप समझो, समथिंग लाइक धड़ोड़ मिट्टी और क्या क्या होता है, वो मेरे को हिंदी वाले नाम याद आ रहे हैं इसलिए मैं बोल। तो खैर ये आपके अभी काम का नहीं है, इसको अपन स्किप करते हैं। In the soil, water potential is slightly negative. Why? Because it is not a pure water. ठीक है, it is very dilute solution due to dissolved mineral ions. Slightly negative मतलब dilute है, highly negative मतलब कंसेंट्रेशन बढ़ा दो, सॉल्यूट ज्यादा कर दो तो हाईली निगेटिव हो जाएगा। जितना सॉल्यूट आप एड ऑन करोगे उतना सॉल्यूट पोटेंशियल हाईली निगेटिव साइड में जाएगा, और वाटर पोटेंशियल कम हो जाएगा, क्योंकि वाटर पोटेंशियल डिपेंडेंट है सॉल्यूट पोटेंशियल और प्रेशर पोटेंशियल पे। ठीक है बच्चा, अब चलो थोड़ा सा आते हैं अपने ट्रांसपोर्टेशन में। रूट हेयर, कॉर्टिकल सेल, ये हो गया एपिडर्मल, तो अलग से आपको एपिडर्मल लिखने की जरूरत नहीं होती है जब तक नहीं पूछा है। यू नो कि रूट हेयर इज एपिडर्मल सेल का एलोंगेशन, अपेंडिसेस, प्रोट्रूड, ओके। देन कॉर्टिकल लेयर में आएगा। देन यहाँ पे एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस की कैस्पेरियन स्ट्रिप, याद आ रहा है कुछ,
वो अलाउ नहीं करेगी। तो ऐसी जगह जहां पे सोवरेन का डिपोजिशन नहीं है, जहां कैस्पेरियन स्ट्रिप नहीं है, प्रोटोजाइलम के पास पैसेज सेल होंगी, पैसेज सेल से वाटर अंदर आया और जाइलम एलिमेंट मतलब जाइलम वेसल और जाइलम ट्रैकिट के अंदर आ गया। देन नाउ मूव अपवर्ड डायरेक्शन। इतना तो आई थिंक सबको याद होगा, क्लियर भी है ये चीजें। ठीक है, अब एक नोट्स में इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट प्रोसेस ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन बाय रूट हेयर, क्योंकि रूट हेयर हम ये मानते हैं कि जो सबसे पहले लेगा दैट इज द ड्राई कंडीशन ऑफ रूट। और ड्राई कंडीशन में देयर इज नथिंग लाइक डिफ्यूजन लाइक ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन प्रेशर होगा एम्बिप्शन वाला, तो डिफरेंस है, इसलिए मैंने सारे प्रेशर और पोटेंशियल आपको बता दी। जब एकदम ड्राई मतलब ऑलमोस्ट निगेटिव वाटर पोटेंशियल का गैप है, एक साइड में लगभग जीरो है, देन द प्रोसेस इज इम्बिप्शन। तो पहला जब स्टेप होगा दैट इज इम्बिप्शन। उसके बाद प्लांट बड़ा हो रहा है, उसके पास हमेशा वाटर कंसंट्रेशन लो और हाई वाला मेंटेन रहेगा, तो उस रिस्पेक्ट में आप डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस का नाम लो। बट फर्स्ट टाइम वाला इम्बिप्शन, सीड वाला इम्बिप्शन, एकदम रूट सीड से निकली हुई रूट हेयर्स हैं, पहले रूट हेयर्स हैं ड्राई कंडीशन में, दैट इज अगेन इम्बिप्शन। तो ये सब क्वेश्चन है। द फर्स्ट प्रोसेस ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन बाय रूट हेयर सेल्स फ्रॉम द सॉइल इज इम्बिप्शन बाय सेल वॉल ऑफ रूट हेयर। सेल वॉल इन्वॉल्व होता है, द प्रोसेस इज एपोप्लास्टिक। ये भी थोड़ा पढ़ाया हुआ है, थोड़ा इस चैप्टर में फिर पढ़ना है। After this process, the water enters inside the cell due to osmotic pressure. Then cell-to-cell movement of water from root hair to the inner cortical cell, that is एंडोडर्मिस। सबसे इनर लेयर कॉर्टेक्स की एंडोडर्मिस, ठीक है बेटा। तो इनर कॉर्टिकल सेल लिखे या एंडोडर्मिस की पैसेज सेल लिखे, बोथ आर सेम। अकॉर्डिंग टू डीपीडी आया आपका डीपीडी, जो मूवमेंट लोकल मूवमेंट है दैट इज बेस्ड ऑन डीपीडी। किधर से, लो डीपीडी टू हाई डीपीडी। तो जिधर सेल 1, सेल 2, सेल 3, सेल 4 ये अपने रिस्पेक्टिव लो डीपीडी से हाई डीपीडी की तरफ मूव करेगा एंड फाइनली जाइलम के पास तक वाटर पहुंचेगा। The innermost layer of cortex is endodermis. The cell of endodermis Casparian strip. अब हम यहाँ सब रुक नहीं रहे, ये सब हम पढ़ा रखे हैं, ठीक है बच्चा। Endodermis cells just facing the xylem are divided of these strips known as passage cell. और इवन xylem में भी आप प्रोटोजाइलम है तो ज्यादा आपका अच्छा रहेगा, क्लियर रहता है, ठीक है। एग्जैक्ट कंडीशन ऑफ xylem, ठीक है। आपको रेडियली समझ में आ रहा है, इसके अपन पाथवे तक पहुंचते हैं। ठीक, अब देखो ये वाला क्या है, ये सॉइल पार्टिकल है। सॉइल पार्टिकल में आपको एक एडिशनल नोट में बता दिया, कैपिलरी वाटर है। कैपिलरी वाटर फर्स्ट टाइम आएगा तो इम्बिप्शन प्रोसेस है, उसके बाद चलेगा तो डिफ्यूजन ऑस्मोटिक प्रेशर डिपेंडेंट चलेगा। रूट हेयर से एपिडर्मिस में आएगा, एपिडर्मिस इज लिविंग सेल, रूट हेयर इज लिविंग सेल। लेकिन यहां से पाथवे दो तरीके से हो जाएंगे, या तो ये सेल वॉल टू सेल वॉल मूव कर रहा होगा तो यहाँ पे जाके रुकेगा, या तो ये प्रोटोप्लाज्मिक मूवमेंट कर रहा है तो भी यहाँ पे जाके रुकेगा और उसको पैसेज सेल को ढूंढना होगा एंडोडर्मिस में, एंड वहां से फिर वो ट्रैवल करेगा अंदर पेरीसाइकल एंड देन आपका जाइलम। ओके, क्लियर है। अब यहाँ पे बेटा आपको एब्जॉर्प्शन के टाइम ध्यान रखना है, वाटर अपना एब्जॉर्ब होगा, मिनरल आयंस अपना एब्जॉर्ब, सबका अलग अलग मेथड है। मिनरल्स का, आयंस का आयनिक फॉर्म में, न्यूट्रल फॉर्म में, दैट इज डिफरेंट डिफरेंट मेथड, वो चल रहे हैं एक साथ, ठीक है। आप इसको ऐसे समझो, नहीं तो यहाँ पे अब कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाएगा। वाटर की अपनी एंटर होने की प्रॉपर्टी है, दैट इज अनदर केमिकल। उसमें प्रेजेंट आयंस और मिनरल्स अपने केमिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग वाटर में या तो डिसॉल्व है या तो सस्पेंडेड है, और वो अपने ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग या तो पैसिवली या तो एक्टिवली ट्रांसपोर्ट होंगे। तो आपको कहाँ एक्टिव कहाँ पैसिव ये चीज दिया रहेगा, इसको आप हाईलाइट करो, दैट इज क्वेश्चन। इसका मतलब ये नहीं कि वाटर चला आराम कर रहे हैं आप पीछे पीछे आ रहे हैं, सब साथ चल रहे हैं लेकिन सबके अपने डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल पैरामीटर्स हैं।
इज इट क्लियर? दैट्स वाई एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर मे बी एक्टिव और पैसिव. एक्टिव और पैसिव एब्जॉर्प्शन टर्म प्रपोज्ड बाय रेनर, प्रॉपरली डिफाइंड बाय क्रैमर. अब यहाँ हम थोड़ा सा हिस्टोरिक जाने वाले हैं. हिस्टोरिकल आपको बताएंगे क्या क्या डिस्कवरी हुई है, कैसे कैसे ये डिफाइन किया गया कि हाँ वाटर एक्चुअली किस तरीके से फाइनली एब्जॉर्ब हो रहा है. एक सिंपल सा आपको इस चैप्टर में ट्रांसपिरेशन भी पढ़ना है, और वाटर का एब्जॉर्प्शन मोस्टली जो हो रहा है दैट इज फॉर द ट्रांसपिरेशन. 99% काम ट्रांसपिरेशन का है कि वाटर को इवेपोरेट कर दिया जाए, प्लांट को कूल रखा जाए, फॉर द कूलिंग ऑफ प्लांट्स. ठीक है बच्चा? तो यहाँ पे आपको ट्रांसपोर्टेशन के टाइम, वाटर अपटेक के टाइम ट्रांसपिरेशन भी ध्यान में रखना है. दैट्स वाई आपको यहाँ पे ग्राफ दिख रहा है. जब आप मिड डे में आते हो, जब सनरेज बहुत हाई होती है, पीक पे धूप होती है, उस टाइम रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन लोअर देन द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन होता है. ठीक है? तब आपको शाम को जब आप रिटर्न होके जाते हो या आप देखते हो, तो आप जो आपने वाटर सुबह सुबह डाला है वो तो अंदर जा ही रहा था, जा ही रहा है, जा ही रहा है, जा ही रहा है. लेकिन एक टाइम आ रहा है कि रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन स्लोअर हो चुका है रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन. मतलब रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इज मच हायर देन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर. और इसी की वजह से शाम तक आपका प्लांट जो है वो मुरझा जाता है, विल्टिंग इफेक्ट में आ जाता है. ओके? क्योंकि उसको मेटाबॉलिकली तो 1% वाटर चाहिए, और आप इतना सफिशियंट डाल के आते हो कि 1% तो वो आराम से दिन भर यूज कर सकते. तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द विल्टिंग ऑफ प्लांट? दैट इज ट्रांसपिरेशन. ओके? पानी की कमी नहीं होती है, मतलब आपका सॉइल पार्टिकल में भी पानी की कमी आप नहीं बोलोगे, वो कमी हो रही है विद द इफेक्ट ऑफ वाटर इवेपोरेशन, ट्रांसपिरेशन. अब इसी एब्जॉर्प्शन में अपन कुछ थ्योरी देखेंगे. ठीक है? पैसिव एब्जॉर्प्शन, पैसिव एब्जॉर्प्शन, एक्टिव एब्जॉर्प्शन. जब हम बोलेंगे एनर्जी वाला एक्टिव पैसिव है, तभी आपको दिमाग में लाना है, अदरवाइज आप इसको मेथड की तरह समझिए. ड्यू टू हाई रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन रीजन है एक, और उसकी वजह से वाटर अंदर आ रहा है. ठीक है? तो ड्यू टू हाई रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन द लीव्स लूज वाटर, their osmotic pressure increases and they draw water from stem, which in turn draw water from the roots. ये आप पूरा ओवरऑल एक जनरल बात बोले. बेसिक इसका देखोगे तो कैसे? स्टोमेटल कैविटी, स्टोमा से रिलीज हुआ वाटर नियर बाई वेनलेट से वाटर को लेगा स्टोमा. बेसोफिल से जो बीच की स्पेसेस है, इंटरसेलुलर स्पेस, वहां से वाटर जाएगा एंड स्टोमेटल कैविटी. तो अपने नियर बाई मिडरिप, पेटियोल, ब्रांच, स्टेम एंड देन रूट. तो ये सीक्वेंस आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना चाहिए. तो हर एक लीफ का सेम सीक्वेंस चल रहा है, सेम पैटर्न चलेगा. ओके? अपने जस्ट नियर बाय, जैसे तुम्हारा पानी खत्म हुआ, तुमने बगल वाले से मांगा, बगल वाले का खत्म, उसने उसके बगल से मांगा. इस तरीके से जहां सोर्स ऑफ वाटर है वहां से वाटर की सप्लाई मेंटेन हो रही है, एक के बाद एक के बाद एक. क्लियर है? हाँ, बीच में पूरा का पूरा पाइपलाइन, वहां पे कोई लिविंग इंटरेक्शन नहीं. दैट इज टोटली फिजिकल इंटरेक्शन, फिजिकल प्रेशर उस पर वर्क करें. दस द ट्रांसपिरेशन पुल डेवलपिंग इन शूट, इसी को बोलते हैं ट्रांसपिरेशन पुल. अभी मैंने आपको एक दिन बताया था पुश प्रेशर इज पॉजिटिव एंड पुल प्रेशर इज निगेटिव. तो ट्रांसपिरेशन के साथ आ रहा है वर्ड पुल. ठीक है? मतलब ऊपर से कोई खींच रहा है, सकिंग, स्ट्रॉ वाला एग्जांपल. Thus, transpiration fluid developing in shoot responsible for most of the absorption of water. This is not the root pressure जो कि absorption of water के लिए responsible. सारी थ्योरी एनसीईआरटी में हो चुकी है आपकी. That's why हम यहाँ पे ऐसे आपको important क्वेश्चन बता रहे हैं. Root serves only as pathway and not actively involved in the process. मेन प्रोसेस तो ऊपर तक पानी पहुंचाना है ना. तो रूट इज लाइक कि पाइपलाइन तक पहुंचाने के लिए पानी की एक छोटी सी पाइपलाइन, जो रूट हेयर से, कॉर्टिकल लेयर से होते हुए एंडोडर्मिस में आके खत्म हो गई, जाइलम तक पहुंचा के. ठीक है? उसके बाद मेन काम क्या है कि प्लांट की हाइट कितनी है. अगर सपोज 100 मीटर का यूकेलिप्टस का पेड़ है, तो इसके 100 मीटर वाले टिप तक वाटर को पहुंचाना है. तो इसके लिए रूट को क्या पता ऊपर ऊपर कितना बड़ा पेड़ है, हमें कितना फोर्स लगाना है. रूट तो बस पानी आ रहा है उसको धक्का दो, पानी आ रहा है उसको धक्का दो. दैट इज द रूट प्रेशर थ्योरी. अभी बता. ठीक है? तो मेन फोर्स कौन सा है इसमें?
जो ट्रांसपिरेशन, जो वाटर 99% लॉस हो रहा है, उसकी वजह से जो वाटर का एक टेंशन क्रिएट हो रहा है, दैट इज वो मांग रहा है पानी ऊपर, इसलिए रूट नीचे से एक पाथ की तरह, एक पैसेज की तरह, पाइपलाइन की तरह वाटर को पहुंचा रहा है। क्लियर है? ठीक है, तो ओनली एज पाथवे अगर ये पूछता है देन द आंसर इज करेक्ट। ये एमसीक्यू हम आज शेयर कर देंगे, आप इसको भी सॉल्व करना, सारे टर्म्स आप पढ़ चुके हो। ठीक है, तो दैट्स व्हाई वी कैन से रूट्स वर्किंग एज अ पैसिव ऑर्गन, जिसको पैसिव की तरह प्लांट यूज कर रहा है। सच अ मैकेनिज्म ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन इज कॉल्ड पैसिव एब्जॉर्प्शन। दिस इज नॉट रिलेटेड टू कंजम्पशन ऑफ एनर्जी। कंजम्पशन ऑफ एनर्जी, यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी उस हर प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे आएगा, अभी हम बाद में आएंगे वहां, जहां पे वाटर इंटरेक्ट कर रहा है, जहां पे आयंस इंटरेक्ट कर रहे हैं, जिसको एटीपी यूज करके लाना है। तो पैसिव एब्जॉर्प्शन इज नॉट रिलेटेड कि यहाँ पे एनर्जी नहीं लग रही है। ये हर साल बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसलिए हम पहले ही बता रहे हैं। इट इज द प्रोसेस जहां पे एक पाथ की तरह, पाथ से वाटर का पैसिवली इनटेक हो रहा है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ट्रांसपिरेशन पुल। ओके, क्लियर है? दैट्स व्हाई इट इज पैसिव प्रोसेस। पाइपलाइन बनी है, लेकिन उस पाइपलाइन में पैसिवली वाटर को लाना है, क्योंकि ऊपर इवेपोरेट हो रहा है। हर एक स्टेज पे एनर्जी यूज हुई है। जब सेल सेल इंटरेक्शन हुआ होगा, आयंस को मूव करना होगा, एटीपी यूज हुआ है, तो इट्स ये एक्टिव प्रोसेस ही है। एब्सॉर्प्शन पैसिवली है, क्योंकि पाथ बना हुआ है, उसी पाथ में पानी जा रहा है। इज इट क्लियर? कंफ्यूज नहीं होना प्लीज। मोस्ट ऑफ द वाटर एब्सॉर्ब बाय प्लांट इज पैसिव। In passive absorption, the root absorbing water in response to a tension created by high rate of transpiration. बोला मैंने ये लाइन पहले ही आपको। अब एक्टिव एब्जॉर्प्शन में आपको क्या समझना है? एक्टिव एब्जॉर्प्शन, इसको भी समझो। वेल वाटर्ड एंड स्लोली ट्रांसपायरिंग प्लांट्स, प्लांट पानी में ही है, सबमर्ज्ड प्लांट है, या उनका रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन बहुत स्लो है। तो जहां रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन स्लो हो गया, उसमें आपका वाटर का इवोपरेशन कम होगा। वाटर का इवेपोरेशन कम हुआ तो ट्रांसपिरेशन पुल कम हो जाएगा, तो आपका प्रेशर वाला वर्क ज्यादा तेज हो जाएगा। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? अब रूट को एक लिमिटेड हाइट तक ही पानी भेजना है, दैट इज द एक्टिवली ट्रांसपोर्टेशन, एक्टिवली एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। सम अमाउंट ऑफ वाटर इज एब्जॉर्ब, और ये मेजर नहीं रहेगा, सम अमाउंट, तभी वहां पे ये लाइन आ चुकी है आपकी। मोस्ट ऑफ द वाटर एब्जॉर्ब बाय प्लांट इज पैसिवली। क्लियर? लेकिन एक्टिवली क्या होता है वो भी समझना है अपने को। ट्रांसपिरेशन नहीं हो रहा है, वाटर का बहुत ज्यादा लॉस नहीं हो रहा है, ट्रांसपिरेशन पुल बहुत ज्यादा वर्क नहीं कर रहा है, उस केस में भी वाटर की रिक्वायरमेंट को फुल करने के लिए रूट प्रेशर से जो वाटर जा रहा है, दैट इज एक्टिव एब्जॉर्प्शन। इज इट क्लियर? रूट दोनों में इन्वॉल्व है, पैसिवली भी, एक्टिवली भी। तो हमें अगर कंबाइंड पूछता है तो वाटर इज एब्जॉर्ब बाय द पैसिवली एंड एक्टिवली बोथ, जो पहली ही लाइन थी जहां से स्टार्ट हुआ। हेयर रूट्स नॉट ओनली सर्व एज द पाथ, ठीक है, सिर्फ पाइपलाइन की तरह नहीं वर्क कर रहा है, बट द फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर मे डेवलप इनसाइड द रूट देमसेल्फ। ओके बेटा, फोर्सेस बनेंगे, ऑस्मोटिक फोर्सेस आएंगे, डिफ्यूजन प्रेशर्स आएंगे, फोर्सेस, इंटरएक्टिव फोर्सेस, एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसपोर्ट कराने वाला। और ये मेनली है, ये मेनली क्यों है? क्योंकि ऊपर ट्रांसपिरेशन नहीं हो रहा है या स्लो हो रहा है। तो जब ट्रांसपिरेशन स्लो है तो प्लांट जो है वो वाटर की सप्लाई के लिए डिपेंडेंट ऑन नॉट द ट्रांसपिरेशन पुल, दैट इज डिपेंडेंट ऑन रूट। तो रूट में इनबिल्ट इनबिल्ट एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बनता है, और उसी की वो दोनों में बनता है। एक्चुअली मैं यही समझाना चाह रही हूँ, ये चीज दोनों में हो रही है, लेकिन सिर्फ रूट के द्वारा हो रही है, दैट इज एक्टिव। ट्रांसपिरेशन पूल के द्वारा मेनली हो रही है, दैट इज पैसिव। और मेनली ट्रांसपिरेशन पूल ही है। तो सम अमाउंट ऑफ वाटर जो नहीं चाहिए, देखो वैसे ही 1% चाहिए था। ओके, तो यहाँ पे आप ध्यान रखना, मे डेवलप इनसाइड द रूट देमसेल्फ बिकॉज ऑफ द कंसेंट्रेशन of ions and salt. The mechanism of active absorption of water has been explained by two different theories. Osmotic theory, जो आप हमेशा सुनते आ रहे हो, and non-osmotic theory.
ये अब हिस्टोरिकल बात हो रही है। ऑस्मोटिक एक्टिव एब्जॉर्प्शन प्रपोज्ड बाय एटकिन, इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है। Soil water is actually a dilute solution called soil solution. It is hypotonic. हाइपोटोनिक है तो अब बताओ वाटर किधर से किधर जाएगा? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ये ऑस्मोसिस चल रहा है, ठीक है। ऑस्मोसिस को लाओ अब लिविंग सिस्टम में एंड बताओ मुझे कि सॉइल का जो सॉल्यूशन ऑफ वाटर है दैट इज हाइपोटोनिक। तो अब वाटर किधर जाएगा? सेल के अंदर, और सेल यहाँ पे क्या है? रूट हेयर। इज इट क्लियर? अब पहले की नॉलेज को जस्ट मिक्स करते चलना, अपने को आगे बढ़ो फटाफट। Soil water is actually a dilute solution called soil solution. It is hypotonic to the cell sap of the root hair cell. Okay, osmosis है, सिर्फ वाटर अंदर आएगा, ये चीज और ध्यान में रख। The root hair cell therefore absorb water from the soil by endoosmosis. एक एक लाइन को देखो, एक एक लाइन एमसीक्यू है, एक एक लाइन ट्रिक है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। इज इट क्लियर टू यू? एंडोऑस्मोसिस हुआ ना, अंदर पानी का आना, एंडोऑस्मोसिस सिर्फ वाटर ट्रैवल कर रहा है इसमें। तो ऑस्मोटिक एक्टिव एब्जॉर्प्शन इज रिलेटेड टू वाटर फ्लो। नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनर्जी, कोई नीड नहीं है, सेल वॉल के थ्रू आ जाएगा आराम से वाटर। नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनर्जी, क्योंकि वैसे ही वाटर अपने हाई टू लो ही जा रहा है, हाई टू लो मूव किया ना, ये हाइपोटोनिक हो गया। और सेल सेप को याद रखना, सेल सेप इज ऑलवेज हाइपरटोनिक बेटा, वो खुद ही एक सॉल्यूशन है, वो सॉल्यूशन है, वो एक्यूमुलेट किया हुआ सॉल्यूशन है सेंट्रल वैक्यूल के अंदर। इज इट क्लियर? सेंट्रल वैक्यूल के अंदर, तो सेल सैप के रिस्पेक्टिव में बाहर का सॉल्यूशन हाइपोटोनिक और सेल के अंदर का सॉल्यूशन हाइपरटोनिक हो जाएगा। तो हाइपरटोनिक है तो वाटर बाहर से अंदर की तरफ वाया द एंडोऑस्मोसिस एब्जॉर्ब हो जाएगा। एब्जॉर्ब वाटर मूव अकॉर्डिंग टू डीपीडी। अब रूट हेयर में आ गया तो रूट हेयर से कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स से एंडोडर्मिस इनर लेयर एंड देन पेरिसाइकल। किस तरीके से? डीपीडी के रिस्पेक्ट में, ये भी बात हो चुकी है अपनी पहले। क्लियर है? नॉन ऑस्मोटिक एक्टिव एब्जॉर्प्शन क्या कह रहा है? प्रपोज बाय बेनेट एंड क्लार्क। द प्लांट एब्जॉर्ब वाटर बाय एन एक्टिव नॉन ऑस्मोटिक मैकेनिज्म। व्हाट इज दिस? इट रिक्वायर्स वाटर अपटेक, एक्सपेंडिचर ऑफ मेटाबॉलिक एनर्जी। मेटाबॉलिक एनर्जी मतलब एटीपी। नॉन ऑस्मोटिक थ्योरी ये कहती है कि वाटर का कंसेंट्रेशन अंदर हायर है, और अगर अब वाटर अंदर चाहिए तो उस केस में एक्टिवली वाटर को अंदर खींचना पड़ेगा फ्रॉम इट्स लोअर कंसेंट्रेशन टू हायर कंडीशन कंसेंट्रेशन। दैट्स व्हाई इन दिस केस एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी होगा। इज इट क्लियर? नॉन ऑस्मोटिक एक्टिव अपटेक इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द रेट ऑफ रेस्पायरेशन। व्हाई रेस्पायरेशन हियर? मेटाबॉलिक बात किया गया, मेटाबॉलिक रेस्पायरेशन का प्रोडक्ट क्या होता है? एटीपी। रेस्पायरेशन से एक्टिव एटीपी प्रोड्यूस होता है, एटीपी ही मेटाबॉलिक एनर्जी है। तो जितनी मेटाबॉलिक एनर्जी लग रही है, ये थ्योरी है बेटा, ठीक है, ये पहले दी हुई थ्योरीज हैं। जितनी एनर्जी लग रही है वाटर के इनटेक करने में, उतना रेस्पायरेशन का रेट हायर होगा। इसका कंक्लूजन आप ऐसे लिख लो, हायर द रेट ऑफ रेस्पायरेशन। जब दोनों तीनों चैप्टर हो जाएंगे ना, फिर आप ये सब आपस में मर्ज कर पाओगे। हायर द रेट ऑफ रेस्पायरेशन needed for for non-osmotic non-osmotic active absorption of water, एक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। और कुछ कुछ केस में साइंटिस्ट मानते हैं ये थ्योरी वर्क कर रही है, जहां पे वाटर का कंसेंट्रेशन कम हो लेकिन मेटाबॉलिक, पहले नीड वाला वाटर चाहिए, एटलीस्ट मेटाबॉलिक वाटर चाहिए, और वो बहुत कम अमाउंट में है। उसका कोई भी ऐसा नहीं होता है कि वो बहुत लंबे टाइम तक अगर प्लांट को वाटर नहीं मिला है तब जाके उसकी कमी होगी, अदरवाइज वो ऐसे कमी नहीं होगी प्लांट को, ठीक है। तो हायर द रेट ऑफ रेस्पायरेशन needed for non-osmotic active absorption of water because it uses
मेटाबॉलिक एटीपी, बस आप इतना लिख लो, इससे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा और आई थिंक ये आपको समझ में भी आ गया। एटीपी इज द प्रोडक्ट ऑफ रेस्पायरेशन, जो ग्लूकोज बन रहा है फोटोसिंथेसिस में उसको अपन तोड़ेंगे सेलुलर रेस्पायरेशन में, एंड देन जो लाइट एनर्जी कन्वर्ट हुई है केमिकल एनर्जी में, उस केमिकल एनर्जी को रिलीज कराएंगे और उसको एडीपी के साथ फॉस्फेट के बीच में बाइंड करा देते हैं, तो एटीपी बन जाता है। ये अपने आप में एक चैप्टर है, तो अभी इसका लोड नहीं लेना आपको, सेलुलर रेस्पायरेशन आपको पढ़ना है दूसरे चैप्टर में। बस आप ये समझो कि मेटाबॉलिक एनर्जी क्या होता है, ये समझ में आ रहा है। ऐसी एनर्जी जो मेटाबॉलिक प्रोसेस में बन रही हो, और वो प्रोसेस चाहे प्लांट हो, चाहे फंजाई हो, चाहे एनिमल हो, सभी के अंदर वो एक ही प्रोसेस है, सेलुलर रेस्पायरेशन, एडर एनारोबिक और एरोबिक, एवरीवेयर देयर इज पाथवे इज यूनिवर्सल, ग्लाइकोलिसिस। पढ़े होगे छोटी क्लास में तुम लोग भी, बेसिक में मैंने भी पढ़ाया है तुम लोग को थोड़ा सा फाउंडेशन कोर्स में। रेस्पिरेटरी इनहिबिटर्स डिक्रीज वाटर अपटेक। अब ये भी समझ में आ रहा है ये लाइन, ये सब एम्स के क्वेश्चन है बेटा, जो बुलेट फॉर्म में आपको लिखे रहते हैं ना, ये सब आए हुए क्वेश्चन है, पीवाईक्यूज है, आपको इनको समझना है। रेस्पिरेटरी इनहिबिटर मतलब रेस्पिरेशन में जो एंजाइम्स इन्वॉल्व हो रहे थे, उन एंजाइम की सबस्ट्रेट एक्टिविटी को लो करने वाले इनहिबिटर क्या होंगे, रेस्पिरेटरी इनहिबिटर। तो रेस्पिरेटरी इनहिबिटर प्रेजेंट है तो रेट ऑफ रेस्पिरेशन स्लो डाउन हो जाएगा, रेट ऑफ रेस्पिरेशन स्लो डाउन तो फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी स्लो डाउन, तो इससे वाटर के एब्जॉर्प्शन पे किस थ्योरी में इफेक्ट पड़ता है, नॉन ऑस्मोटिक एक्टिव एब्जॉर्प्शन। इज इट क्लियर? ज्यादा हो रहा है क्या? ज्यादा हो रहा है? अंदर आ जाए एनसीईआरटी में। बट बिना समझे समझ में नहीं आएगा ना, एक साथ हम वाटर मिनरल बहा देंगे, तुम्हें क्या पता चलेगा हम किसको एक्टिवली बहाए किसको पैसिवली बहाए। सुनो थोड़ा सा सुनो, ठीक है। Active transport of chloride ion, you can relate it with the lower concentration to higher concentration. ये पॉइंट नोट कर लो, when the soil solution have more concentration, soil solution का concentration high, तो you know कि water is low। छोटी छोटी सी बात है, रिलेट कर लोगे तो हमेशा के लिए दिमाग में बैठ जाएगी। वाटर इज लो देन द सेल सेट, सेल सेट में सॉइल कंसेंट्रेशन क्या हो गया, फिर लो हो गया, तो वाटर हाई होगा। अब यही वो सिचुएशन है जहां पे वाटर को एक्टिवली एब्जॉर्ब करना पड़ेगा ना। अगर एब्जॉर्ब हो रहा है इस केस में वाटर, इसका मतलब लो टू हाई वो मूव कर रहा है, तो लो टू हाई के लिए तो अपने को एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी चाहिए, एटीपी लगाओ, एटीपी लगाओगे वाटर अंदर आ जाएगा। एनर्जी यूज करके कोई चीज तुम्हारे पास है, तुम लेना नहीं चाह रहे, लेकिन हम उसको फोर्सफुल्ली तुम्हें बोल रहे हैं, तो हमें एक थप्पड़ भी मारना पड़ेगा, तो एनर्जी लगेगी कि नहीं लगेगी? कि हम बोल रहे हैं लेके जाओ तो लेके जाओ, सुनते क्यों नहीं हो? जैसे सपोज मेरी जगह मम्मी पापा को ले आओ, अगर तुम किसी रास्ते से आ रहे हो स्कूल की तरफ, और कोई बड़ी मम्मी की फेवरेट आंटी का घर भी है रास्ते में, और तुम लेट भी हो रहे हो, और मम्मी ने बोला ये जाते जाते जरा वो आंटी को देते हुए चले जाना, रुकना मत, तुम बोले नहीं हमें लेट हो रहा है, लेट हो रहा है, एक थप्पड़ पड़ेगा, देख जाओगे कि नहीं जाओ? तो दैट इज कि तुम नहीं करना चाह रहे हो, तुम उस ट्रांसपोर्टेशन को नहीं करना चाह रहे हो, तुम्हारे पास सफिशिएंट अमाउंट में वाटर है सेल के पास, ओके, हाइपोटोनिक कंडीशन, फिर भी एक थप्पड़ यूज किया और उसको अंदर लिया, तो एनर्जी लगाई, एटीपी यूज हो गया, तो मतलब वो हो गया नॉन ऑस्मोटिक मैकेनिज्म, द वाटर इज एब्सॉर्ब बाय द नॉन ऑस्मोटिक, और ऑस्मोटिक मैकेनिज्म में एनर्जी की नीड नहीं होती है, दैट इज हाइपोटोनिक टू हाइपरटोनिक, एंडोऑस्मोसिस। हो ये भी एंडोऑस्मोसिस रहा है, लेकिन एनर्जी यूज हुआ है, इसलिए आप इसको एंडोऑस्मोसिस नहीं बोलोगे। एंडोऑस्मोसिस इज अ पैसिव टाइप ऑफ एब्जॉर्प्शन विदाउट यूजिंग द एनर्जी, ओके। तो एक्टिव प्रोसेस, पैसिव प्रोसेस, अब घूम गया है आपको, थोड़ा सा आप सुन लो कंक्लूडिंग पॉइंट। पैसिव प्रोसेस में एक्टिवली पार्टिसिपेंट किसका है, शूट एंड लीव का, इसकी हमने कोई बात यहाँ नहीं की है। एक्टिव प्रोसेस में कौन इन्वॉल्व हो रहा है, रूट हेयर्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, रूट के एपिडर्मल आउटग्रोथ इन्वॉल्व हुई है, रूट हेयर्स। अब ये बोलोगे मैम ये तो यहाँ पे भी हो रही है, हम भी कह रहे हैं वही चीज की ये तो यहाँ पे भी हो रही है, लेकिन इसके केस में वो पाइपलाइन है, वो रास्ता है, लीफ तक पानी पहुंचेगा इसी तरीके से, रूट से ही शूट में जाएगा।
तो वो सिर्फ इस लाइन को यूज कर रहा है, लेकिन रूट की एक्टिवली मैकेनिज्म इस केस में हो रही है। ओके, absorption occurs due to osmotic and non-osmotic process. Absorption occurs due to transpiration mainly. The rate of absorption depends upon the transpiration. यही मेन है, तो इसी पे डिपेंड करेगा। यहाँ क्या है, लोकल डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, छोटा प्लांट है, पानी में प्लांट है, रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन लो है, तो उस केस में ये लोकल ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर कर सकता है बाय द पुशिंग फोर्स ऑफ रूट हेयर। क्लियर? शोज सिम्प्लास्ट पाथवे, शोज एपोप्लास्टिक, ये फास्ट हो रहा है और अंदर आने के बाद आपको पता है कि जाइलम सैप में जब वर्क चल रहा है दैट इज टोटली डेड, तो यू कैन से इट इज ऑल्सो एपोप्लास्टिक पाथवे। ओके, सेल वॉल से सेल वॉल का मूव करना है एपोप्लास्टिक, तो जाइलम में मूव करना भी सिम्प्लास्ट या एपोप्लास्ट में आपको चूज करना पड़ेगा, तो दैट इज एपोप्लास्ट, डेड है। नाउ कम टू फैक्टर अफेक्टिंग पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन, ट्रांसपिरेशन पुल वाला। ओके, क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं? एक तो फैक्टर प्लांट के अंदर से हो, दूसरा कैटेगरी इन्वायरमेंटल फैक्टर, जहां पे प्लांट खड़ा है, क्योंकि प्लांट भाग नहीं सकता भाई, उसको गर्मी लग रही है तो भी बाहर खड़ा होना पड़ेगा, ठंडी लग रही है तो भी वो बाहर खड़ा है, स्टैटिक है, तो उस पर इन्वायरमेंटल फैक्टर का इफेक्ट होगा। तो इन्वायरमेंटल फैक्टर एंड इंटरनल फैक्टर, इज इट क्लियर? तो प्लांट फैक्टर हो गया इंटरनल एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर एक्सटर्नल फैक्टर में आ जाते हैं, इन्वायरमेंट का क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो ऑब्वियसली प्लांट फैक्टर में सबसे पहले जो इंटरेक्ट करना है दैट इज रूट सिस्टम। रूट कैसी है, क्या लेवल ऑफ एब्जॉर्प्शन है, कैसा रूट का ग्रोथ है, प्लांट की खुद की रूट की साइज क्या है, रूट फुल्ली डेवलप्ड है, रूट कंटामिनेटेड तो नहीं है, रूट डिजीज कंडीशन में नहीं है, फाइनस की बात करें तो माइक्रोराइजा के साथ एसोसिएशन है क्या, ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट की बात करें तो राइजोबियम के साथ एसोसिएशन है क्या, याद आ रहा है कुछ? दैट ऑल इज रिलेटेड टू रूट, रूट की फिजियोलॉजी, रूट का एनाटॉमी किस तरीके से वर्क कर रहा है, तो इंटरनल फैक्टर हो गया वो। रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टिंग सिस्टम, कंडक्टिंग सिस्टम कितना रेजिस्टेंस है इन्वायरमेंटल फैक्टर का, ठीक है, कितने टेम्परेचर पे उसको फर्क पड़ रहा है, कितने इन्वायरमेंट पे उसको फर्क पड़ रहा है, या खुद का उसका जाइलम के वेसल के साथ वाटर का कैसा एसोसिएशन है, ठीक है। यहाँ पे डिजीज वाला भी क्वेश्चन आ जाता है बट आप उस पर भी मत जाओ। देन आता है इन्वायरमेंटल में अवेलेबिलिटी ऑफ सॉइल वाटर, वाटर ही नहीं होगा तो कैसे फंक्शन होगा, इंटरनल मैकेनिज्म का कोई मतलब नहीं है। कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, ठीक है, अभी आप एक चैप्टर पढ़ोगे माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, वहां पे भी अपन प्लांट ब्रीडिंग वगैरह की बात करें। मतलब इंटरेस्टिंगली हम आर्टिफिशियल मेथड से प्लांट कैसे ज्यादा से ज्यादा और आपके कमर्शियल यूज वाले, क्रॉप वाले, हाई यील्ड वाले, हाई न्यूट्रिटिव वाले प्लांट को ग्रो कराना, तो वहां पे हम लोग इन सब चीजों का ध्यान रखेंगे कि उसमें सॉइल का कंसंट्रेशन क्या चाहिए, उसको नाइट्रोजन कितना चाहिए था, उसको मतलब आपको ये पैरामीटर नहीं याद रखना है, वो हायर की बात हो जाएगी, फास्फोरस, नाइट्रोजन, आयरन, सॉइल में जो चीजें चाहिए माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट वो फिलफिल है या नहीं। तो उसके लिए आपने सुना होगा कि फार्मर्स को अपने सॉइल को चेक करा लेना चाहिए, ठीक है, सॉइल में क्या अवेलेबल है केमिकली और बायोलॉजिकली, दैट विल डिसाइड कि उस पूरे एरिया की, उसके खेत की प्रोडक्टिविटी को वो कैसे इनहेंस कर सकता है। किसी चीज की कमी होगी तो उसके अकॉर्डिंग उसको फर्टिलाइजर सजेस्ट कर दिया जाएगा, समझ रहे हो बात, ठीक है। तो नेक्स्ट चैप्टर में ये सब अपने को देखना है। सॉइल में एयर कैसा प्रेजेंट है, ट्रांसपिरेशन का रेट कैसा है, ट्रांसपिरेशन पे एक्सटर्नल फैक्टर का इफेक्ट होता है इसलिए लिखा है ट्रांसपिरेशन, दैट इज इंटरनल मैकेनिज्म विच डिपेंडेंट ऑन एक्सटर्नल फैक्टर। जैसे अभी आपने टेम्परेचर वाला देखा था, दिन में धूप ज्यादा, टेम्परेचर हाई, तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन दिन में हाई रहता है, और मॉर्निंग के टाइम और इवनिंग के टाइम स्लो हो जाता है, वाटर का एब्जॉर्प्शन हाई रहेगा मॉर्निंग और इवनिंग, ठीक है। सॉइल का टेम्परेचर अगेन दैट इज रिलेटेड टू टेम्परेचर। ठीक है, वाटर के एक्सपेरिमेंट के लिए अपन अभी जो अपन ने बाल्सम वाला एक्सपेरिमेंट की बात की वही यहाँ पे लिखा हुआ है, स्टेन दिया सेफ्रेनिन स्टेन और उससे वाटर मूव किया वो हमें पता चल गया। एंड फ्लोएम के एक्सपेरिमेंट को हमने एनाटॉमी में ही तुम लोग को बता दिया था, रिंगिंग एक्सपेरिमेंट,
जिसमें बार मतलब लेयर्स आउटसाइड द वेस्कुलर कैम्बियम, उसको या तो आप पूरे एक रिंग में निकाल लो या स्केली निकालो टुकड़े टुकड़े में, लेकिन क्या होगा कि पूरा उसपे आपका सेकेंडरी फ्लोएम प्राइमरी फ्लोएम फ्लोएम वाला पार्ट रिमूव हो जाएगा। तो उस रिंगिंग एक्सपेरिमेंट से आपको क्या पता चलता है, जहां से आपने रिमूव किया है उसके ऊपर फूड का एकोमुलेशन होने लगा। एकोमुलेशन मतलब इकट्ठा हो रहा है, वो तो यहाँ तक फ्लो करके आएगा ही। अब यहाँ पे कोई ब्रांच है तो उनकी सप्लाई मेंटेन करने के लिए उसको यहाँ तक आना पड़ रहा है। सबसे पहले डेथ किसकी होती है, रूट वाले पोर्शन, क्योंकि रूट में कोई फूड का फॉर्मेशन नहीं चल रहा और फूड की सप्लाई रिंगिंग एक्सपेरिमेंट की वजह से हटी हुई है। तो वाटर का एब्जॉर्ब करके तो वो दे रहा है, इसलिए लीफ शूट उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इसके ऊपर सारा फूड और वाटर का सप्लाई मेंटेन है। ठीक, नीचे पे फूड की सप्लाई पे असर पड़ा तो रूट वाले पोर्शन की डेथ होती है, फिर धीरे धीरे प्लांट यहाँ से वाटर का एब्जॉर्प्शन रुक जाएगा, देन डेथ होगी शूट वाले सिस्टम का। तो बार्क और वुड ये आपने कवर किया हुआ है। दैट इज अगेन एक्सपेरिमेंटल प्रूफ कि फ्लोएम है ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसलोकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल, एंड सेफ्रेनिन वाला बाल्सम एक्सपेरिमेंट है प्रूफ कि जाइलम है वाटर के लिए रिस्पॉन्सिबल। क्लियर है? अब 3 थ्योरीज पढ़नी है बेटा आपको एसेंट ऑफ सैप की। जो एक्सेप्टेड है दैट इज फिजिकल थ्योरी, डिनाई आज तक नहीं हुई है रूट प्रेशर थ्योरी, क्योंकि छोटे वाले प्लांट अभी अपन ने बात की ना, हाइड्रोफाइट्स छोटे प्लांट रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन लो, उन सभी केस में पैसिव एक्टिवली रूट प्रेशर जो लगा रहा है उससे सफिशिएंट वाटर की सप्लाई हो जाती है। तो वी कांट डिनाई द रूट प्रेशर थ्योरी, बट जब आप ट्री की बात करते हो लॉन्गेस्ट डिस्टेंस की बात करते हो देन द एक्सेप्टेड थ्योरी इज फिजिकल थ्योरी। तो वन बाय वन फटाफट इनको देख लेते हैं, और ये आपको मॉड्यूल में भी दिया होगा, या तो मॉड्यूल से या हम आज नोट्स ये आपको शेयर कर देंगे, आप एक बार देख लेना। वाइटल थ्योरीज अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द एसेंट ऑफ सैप इज द कंसर्न ऑफ लिविंग। वाइटल वर्ड आते ही आप क्या बोलते हो, लिविंग की बात। वाइटल ऑर्गन मतलब जिन पे हमारे जैसे हार्ट हुआ लंग्स हुए, दीज आर द वाइटल ऑर्गन। ब्रेन, ये तीनों अगर थोड़ा 2 सेकंड के लिए भी आराम करने लगे तो इंसान गया। आपका स्टमक थोड़ा गड़बड़ है, ओके है। लीवर थोड़ा गड़बड़ है, दैट इज ओके। किडनी थोड़ी गड़बड़ है, ओके, चलेगा। एक क्रोनिक टाइम तक आपको सिम्टम दिखेगा कि हाँ आपको कोई गैस्ट्रो इन्फेक्शन हो गया है, आपका ऑर्गन डैमेज हो रहा है, लेकिन हार्ट डैमेज खत्म बात, लंग्स डैमेज बात खत्म, ब्रेन डैमेज बात खत्म। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? दैट इज द वाइटल। तो वाइटल थ्योरी इज रिलेटेड टू लिविंग सेल। अब आपको पता है ये चीज ये डिनाई होगी होगी क्योंकि जाइलम जो है वो लिविंग सेल नहीं है। तो टिश्यू यू ऑलरेडी नो, तो दिस इज जस्ट अ थ्योरी। रियल पंप हाइपोथेसिस गॉडलेविस्की, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस हाइपोथेसिस pumping activity is present between the cells of xylem parenchyma and medullary ray। तो इसमें लाया गया लिविंग सेल को, जाइलम पैरेनकाइमा लिविंग थी, इकलौती जाइलम का कंपोनेंट विच इज लिविंग इज जाइलम पैरेनकाइमा। रेस्ट ऑल ट्रैकिड वेसल एंड फाइबर आर नॉन लिविंग स्क्लेरेनकाइमेटस सेल। ठीक है। और किसको ले आया, पिथरेस को ले आया, मेडलरी रे सेल्स। रिदमिक चेंज इन ओपी ऑस्मोटिक प्रेशर पे डिपेंडेंट, ये पैसेज को नहीं ला रहे हैं, ये यहाँ पे ला रहे हैं कि रेडियल की जगह ये अपवर्ड कंडक्शन भी कर रहे हैं। तो ये डिनाई हो जाएगा क्योंकि डिफ्यूजन प्रेशर स्लो प्रोसेस है, डिफ्यूजन इज अ स्लो फिनोमिना, दैट्स व्हाई ये थ्योरी डिनाई हो जाएगी। और आज की डेट में हमें पता है, पहले ही पढ़ चुके हैं कि जाइलम नॉन लिविंग कंपोनेंट ही हाइड्रोम है उसका। This was the first hypothesis to explain the ascent of sap, अपवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट। तो हम रेडियल बात नहीं कर रहे हैं इन तीनों थ्योरीज में, रेडियल इज रेडियल, वहां डिफ्यूजन प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर सब ओके है, उसकी बात हो चुकी है। अपवर्ड डायरेक्शन में जब हम बात कर रहे हैं देन उसकी ये एसेंट ऑफ सैप की फर्स्ट थ्योरी है। इज इट क्लियर? वाइटल टर्म इज रिलेटेड टू लिविंग, लिविंग में आपको लिविंग सेल सोचना है, फटाफट आंसर मिलेगा जाइलम पैरेनकाइमा एंड मेडलरी रेज, जो पिथ से होती हुई रेज जा रही है। So what this theory says, it said that the transaction is upward and with the help of living cell. Okay? पल्सेशन थ्योरी इंपॉर्टेंट है, जगदीश चंद्र बसु ने दी थी, जेसी बोस फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी, इंडियन इंडियन प्लांट फिजियोलॉजी के जनक पिताजी थे।
ठीक है, प्रपोज बाय जेसी बोस अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी पल्सेटरी एक्टिविटी, पल्सेशन जैसे आप बोलते हो ना नर्व्स का चलना, दैट इज present in the innermost cortical cell which is responsible for the ascent of cells. अब ये क्या कह रहे हैं, ये थ्योरी कह रही है कि there is something like a pulsation, ठीक है, कुछ कमी हो रही है, जैसे आपकी हार्ट बीट बढ़ती है ज्यादा होती है, तो ये थ्योरी कह रही है कि लिविंग सेल्स जो इनर कॉर्टिकल है वहां पे कुछ पल्सेशन चल रहा है, जिसको जैसे आपकी ब्लड की सप्लाई को हार्ट मेंटेन करता है, उस तरीके से उस पल्सेशन पे डिपेंडेंट वाटर और मिनरल की सप्लाई को लिविंग टिश्यू मेंटेन कर रहे हैं। ये भी थ्योरी डिनाई होगी। इंडियन टेलीग्राफ प्लांट, ये क्वेश्चन है बेटा, डेस्मोडियम गायरेंस एंड एन इलेक्ट्रिक प्रोब इन हिज एक्सपेरिमेंट। प्रोब आप टर्म आ रहा है तो यही समझ जाओ कि किसी को ट्रेस करने के लिए जो छोटा सेगमेंट यूज होता है फॉर द ट्रेसिंग, दैट इज प्रोब। ओके, जैसे आजकल जीपीएस टेक्नोलॉजी है ना, वैसे की कैसे वो जा रहा है, क्या हो रहा है उसमें, उसको समझना है तो वहां पे प्रोब यूज होगा, इलेक्ट्रिक प्रोब। और ये इनका जो सेटअप है इलेक्ट्रिक प्रोब एपरेटस, इसमें पूरा आपका इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई देके इसको मेंटेन किया। इसमें रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन की वजह से उनको चेंज मिला, और चेंज में उनको ये मिला कि देयर इज समथिंग पॉजिटिव एंड निगेटिव, और उसी को उन्होंने क्या बोला, पल्सेशन। तो पॉजिटिव नोट के साइड में उनको निगेटिव मिलेगा, निगेटिव नोट के साथ पॉजिटिव मिलेगा, और उस डिफरेंस को उन्होंने बोला पल्सेशन। दिस इज ऑल्सो ओके, अगर छोटा प्लांट है तब तक ये बात ठीक है, समझ में आता है। और अगर ये चीज यूनिवर्सल है तो कई प्लांट में ये थ्योरी अप्लीकेबल होनी चाहिए, प्लांट को यूनिवर्सली फॉलो करना चाहिए। तो इस तरीके के एक्सपेरिमेंट एक्सेप्टेड था जिसमें उन्होंने किया, और कुछ अनदर जीनस में मिला छोटे हाइट के प्लांट में, लेकिन फिर ये भी डिनाई हो। ओके, स्ट्रासबर्गर फर्स्ट टाइम डिस्कार्डेड ऑल द वाइटल फोर्स थ्योरी, जो लिविंग से रिलेटेड चल रही थी अभी आपकी दोनों थ्योरीज, इसको डिस्कार्ड किया इन्होंने। नाउ इट इज वेल नोन दैट एसेंट ऑफ सैप इज नॉट द कंसर्न ऑफ लिविंग सेल, ठीक है, जाइलम के डेड कंपोनेंट पे डिपेंडेंट है, तो अब उसको प्रूफ करना पड़ेगा। ठीक, तो पहली थ्योरी, दूसरी क्या है, वाइटल थ्योरी डिस्कार्ड हो गई। नाउ रूट प्रेशर थ्योरी, जो आज भी एक्सेप्टेड है, बस इससे आंसर ये नहीं मिल रहा था कि बड़े ट्री तक कैसे प्लांट में पानी पहुंचेगा। तो रूट प्रेशर थ्योरी गिवन बाय जोसेफ प्रिस्टले। एक्सपेरिमेंट देखना आपको नेक्स्ट चैप्टर में, साइंटिस्ट आपको याद रहना चाहिए नेक्स्ट चैप्टर में, मतलब साइंटिस्ट का नाम भी मेंशन, जोसेफ प्रिस्टले। टर्म रूट प्रेशर नेक्स्ट टू नेक्स्ट, मतलब फोटोसिंथेसिस में मेंशन। स्टीफन हेल्स स्टॉकिंग, अगेन साइंटिस्ट डिफाइंड इट एज रूट प्रेशर इज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ठीक है, इट इज व्हाट, किसी ल्यूमेन में आप वाटर को डाल दो और वो ल्यूमेन रिजिड हो जाए। इट इज जस्ट लाइक कि आप पाइप देख रहे हो, पाइप में जब आपने वाटर को ऑफ किया, गार्डन वाली पाइप की बात कर रहे हो, लोहे की पाइप की नहीं बात कर रहे, जब आप पानी ऑन करते हो, वाटर ऑन करते हो, टैप ऑन, तो वो कैसे पूरा का पूरा उसका सरफेस फुल हो जाता है, जो बीच की कैविटी है, और वो आपको एकदम रिजिड दिखती है, ठीक है। आप धीरे धीरे पानी को बंद कर दो, हल्का पानी चालू रखो तो आपको आधा पाइप भरा हुआ आएगा, एकदम बंद कर दो तो वो पूरा अपर लेयर और लोअर लेयर ऐसे स्टिक कर जाएगी, और उसके बाद आप पाइप को लपेटते हो, और लपेटते वक्त भी आप ये ध्यान रखते हो कि अंदर कहीं पानी तो नहीं है, तो एक सिरे से स्टार्ट करते हो और एंड तक सारा पानी से पाइप निकाल के आप फिर उसको समेट के रख देते हो। तो व्हाट इज द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, जब वो पूरा रिजिड हुआ था, जब पानी की वजह से उसने अपना शेप अटेन कर लिया। तो सेम वे में अपने बॉडी में जो कैपिलरीज हैं, जो वाटर का सिस्टम आप पढ़ोगे, जब किडनी का ट्रांसफ्यूजन पढ़ोगे, तो वहां पे आप देखोगे कि इस तरीके के बहुत सारे हाइड्रोस्टैटिक सिस्टम हम लोग के भी अंदर, ठीक है, कैसे ब्लड मूव किया है उसकी वजह से कैपिलरी वहां पे स्वॉलन है, वेन्स वहां पे स्वॉलन है। ब्लड को आप यहाँ पे रोक दो, थोड़ा सा कभी एक्सपेरिमेंट करना, ज्यादा देर करनी, रबड़ वगैरह बांध के रख देना ना, तो पता चलेगा तुम्हें कि क्या है सर्कुलेटरी सिस्टम, यू विल फील। ज्यादा देर नहीं रखना, ठीक है। अपन खेल खेल में भी ये करते हैं कि रबर बैंड यहाँ पे बांध के छोड़ देते हैं, फिर थोड़ी देर में जलन ठंडा अजीब सा यहाँ पे पेन, तब ध्यान आता, अच्छा ये बंधा हुआ है, एक थप्पड़ तब तक पड़ जाता था घर। मैंने भी ये सब किया है। एक वो सिक्का खाने वाला,
मतलब लिए 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 लिए, तब छोटे छोटे कॉइन्स भी आते थे, 5 पैसे के, 10 पैसे के, तो 2-4 कॉइन तो मेरे अंदर गए ही थे बचपन। ठीक। तो ऐसा हो जाता है, आप खेल रहे हो और वो गया एकदम। तो सिंपल आप वो देखोगे तो यू विल फील कि हाँ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या है। और जैसे उसको आप रिमूव करोगे तो आपको एक तेज वाटर ब्लड की सप्लाई फील होगी। चलो उसको भी मत करना, थोड़ी देर आप अपने नेल्स को दबा के रखो, देन ऑल्सो यू विल फील। थोड़ी देर दबाओ, फिर वहां पे आपको समझ में आएगा कि पूरा एकदम सुन्न हो गया वो। उसके बाद जब आप रिमूव करोगे तो आप देखोगे तेजी से वहां पे कुछ सप्लाई हुआ, झंझन झंझन करके, और देन वो 5-10 सेकेंड में नॉर्मल हो जाएगा। ओके, वो नॉर्मल पहुंच जाएगा अपना फ्लो। तो वो प्रेशर जो है दैट इज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। उसी के वहां पे फिर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स आपको पढ़ाएंगे, मीन प्रेशर, ब्लड प्रेशर, फलाना डे, वेट कर। सिंपली दैट इज रिलेटेड टू हाइड्रोजन, नहीं, S2। उसके एंट्री से प्रेशर बना इन द ट्रैक्यूरी एलिमेंट ऑफ जाइलम। तो ये समहाउ करेक्ट की तरफ आ रहे थे, स्टॉकिक सही बात बोल रहे थे कि हाँ एक प्रेशर तो जनरेट हो रहा है, लेकिन ऑल दो एडेसिव कोहेसिव इन फोर्सेस की बात नहीं हुई। रूट प्रेशर इज द रिजल्ट ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ द रूट, ये हमने देखा नॉन ऑस्मोटिक थ्योरी में, वहां पे ही बात हो गई थी। मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ द रूट, जितना एब्जॉर्प्शन के लिए वाटर नीड है, एनर्जी चाहिए, मेटाबॉलिक एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर। द जेनेसिस ऑफ रूट प्रेशर इज द एक्टिव प्रोसेस बिकॉज इट यूजेस लिविंग सेल्स। ठीक है, दैट्स वाई हमने बोला कि हर जगह आप ये मत समझ लेना एनर्जी चाहिए। ओके, रूट हेयर इज लिविंग, कॉर्टिकल लेयर इज लिविंग, तो लिविंग सेल का एब्जॉर्प्शन इंटरेक्शन हो रहा है वहां। अब इसके प्रूफ क्या है? साइंस है तो विदाउट प्रूफ तो मानेगा नहीं, और ये एनसीईआरटी में भी मेंशन है, गटेशन एंड ब्लीडिंग। टर्म नहीं दिया हुआ है, प्रोसेस लिखा हुआ है। अभी हम एनसीईआरटी पे आते हैं। गटेशन एंड ब्लीडिंग। ठीक है, ब्लीडिंग आपको कैसे समझ में आएगा? ये भी आपने खेल कूद में बहुत किया होगा। छोटा सा नॉर्मल कोई हार्वेसियस प्लांट है तो आपने कभी नाखून से टच किया होगा, कभी उसको ऐसे बैठे बैठे कट कर दिया होगा, तो यू विल फील कि वहां पे कुछ लिक्विड निकल के बाहर की तरफ आया। ठीक है, तो दैट इज द ब्लीडिंग। उसका ब्लड रिलीज हो रहा, ब्लड वहां पे रेड नहीं है, पानी है वो, तो सैप निकलता है, दैट इज नॉट द प्योर वाटर। एंड गटेशन इज व्हाट? गटेशन स्टोमेटा से नहीं होता है, हाइडेथोट सेल से होता है। अच्छा, सेक्रेटरी एपिडर्मल अपना छूट भी गया था, चलो मैं देख। ठीक है, तो उसमें कैसे आपको इसको कैसे फील करोगे? जो सुबह के टाइम आप बोलते हैं ना, लीफ पे से कुछ बूंद निकली हुई है, एक तो होता है ओस गिरता है, ठीक है, ड्यू, उसको आप बोलते हो। दूसरा, लीफ से भी कुछ निकला होता है, दैट इज द अगेन गटेशन फिनोमिना, मतलब नीचे से प्रेशर था। और मैंने बताया सुबह के टाइम रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन लो है। अब सोचो इसको क्या हो रहा है यहाँ पे, रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन लो, प्लांट की साइज छोटी, रूट प्रेशर अपना काम कर रहा है, तो वो स्टोमेटा से रिलीज ना होके वाटर कहाँ से निकल रहा है? लीफ के पोर से निकल रहा है, दैट पोर इज हाइडेथोट। इज इट क्लियर? तो हाइडेथोट से वाटर का निकलना, दैट प्रूफ कि कोई उसको नीचे से ढकेल रहा है, तभी वो ऊपर से रिलीज हो रहा है। तो ड्यू का फॉर्मेशन शायद मैंने लगाया होगा। ठीक है, ये देखो इस तरीके के आपको ड्रॉपलेट्स दिखेंगे। समझ में आ रहा है? जब हाइडेथोट देखोगे तो आपको वो इक्वल पैटर्न, इक्वल साइज, इक्वल डिस्टेंस, समहाउ रिलेटेड ऐसे दिखेगा। जब आप ड्यू की बात करोगे तो वो कहीं पे डिपॉजिट है, कहीं पे नहीं डिपॉजिट है, ऐसा दिखेगा। डिफरेंस होता है। तो एक पानी आपको प्लांट के अंदर से रिलीज होता हुआ है, दैट इज गटेशन। एंड एक वहां पे डिपॉजिट है, सुबह सुबह ओस की बूंदे जिसको आप बोलते हो, दैट इज ड्यू। ओके, दोनों में डिफरेंस होता है। गटेशन इज द रिमूवल ऑफ वाटर ड्रॉपलेट थ्रू वाटर स्टोमेटा। वाटर स्टोमेटा अगर लिखा है दैट इज ओके, और इसी को बोलते हैं हाइडेथोट। ब्लीडिंग इज द ग्रेजुअल रिलीज ऑफ वाटर फ्रॉम द कट एंड ऑफ द स्टेम। देखो जैसे इसने कट लगाया, अब दिस इज अगेन कैपिलरी एक्शन बेटा, वो सक नहीं कर रहा है उसको, वो कैपिलरी फोर्स दे रहा है वहां पे। छोटे साइज का ट्यूब, एकदम डायमीटर इसका निग्लेजिबल है विद रिस्पेक्ट टू लेंथ। ठीक है, तो उसने वहां पे लगाया, तो भी कैपिलरी फोर्स से इसके अंदर जा रहा है। देन आप समझो इसका, अगर आपको केमिकल टेस्ट करना है, इसका कंपोजिशन टेस्ट करना है,
यू वांट टू नो कि इसमें आयरन प्रेजेंट है, फॉस्फोरस प्रेजेंट है, सल्फर प्रेजेंट है या नहीं है, कौन से मिनरल आ रहे हैं वाटर में, तो यू कैन टेस्ट। हर पीरियोडिक टेबल के हर एलिमेंट के केमिकल टेस्ट अवेलेबल है, जो टेस्ट उसके प्रेजेंस को प्रूव करते हैं। उसका स्पेसिफिक टेस्ट होता है, कुछ कॉमन टेस्ट है, कुछ स्पेसिफिक टेस्ट है। तो कॉमन टेस्ट देने के बाद आपको सेट ऑफ एलिमेंट मिल जाते हैं, देन यू परफॉर्म द स्पेसिफिक टेस्ट, देन वो स्पेसिफाई हो जाता है कि हाँ फॉस्फोरस है, मैग्नीशियम है, मॉलिब्डेनम है, सेलेनियम है, वॉट एवर द कंपोनेंट केमिकल प्रेजेंट इन दिस सैप। तो सेल सैप आपको मिनरल आइडेंटिफिकेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ये बता दिया मैंने। रूट प्रेशर विच पल्सेस द वाटर कॉलम इन द जाइलम अपवर्ड, अपवर्ड की तरफ पुश होता है, पुश इज पॉजिटिव प्रेशर, दैट इज इन विच रूट एक्टिवली पार्टिसिपेट। रूट्स का एक्टिवली पार्टिसिपेशन होता है किस केस में, रूट प्रेशर थ्योरी में, और पैसिवली पार्टिसिपेशन होता है ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी। बार बार हम ये रिपीट कर रहे हैं बेटा, वो पैसेज की तरह है दोनों केस में, लेकिन खुद इन्वॉल्व हो रहा है, खुशी खुशी एक्टिव होके कर रहा है, दैट इज एक्टिवली इन्वॉल्वेशन। ठीक है, उसको जबरदस्ती करा दिया गया और ये यहाँ से कोई खींच रहा है, इसका रास्ता ही यही है, तो वो पैसिवली इन्वॉल्व। द जेनेसिस ऑफ रूट प्रेशर इज एक्टिव प्रोसेस, एनर्जी कंज्यूमिंग, दैट इज मेटाबॉलिक एनर्जी वाली बात है। ठीक है, अब यहाँ पे आप ऑस्मोसिस पे आओगे तो ऑस्मोटिक एक्टिव एब्जॉर्प्शन मैकेनिज्म हो गया। ऑस्मोटिक प्रेशर इज क्रिएटेड एज अ रिजल्ट ऑफ एक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट और आयंस जो हैं वो एक्टिवली अंदर आएंगे। इसका भी रीजन समझो, एक्टिवली क्यों आएंगे। आप तो बोल रहे हो सॉइल इज द सोर्स, ठीक है, सॉइल इज द सोर्स, लेकिन वो जो रूट हेयर है वो है मैच्योर सेल, और मैच्योर सेल के पास होता है सेंट्रल वैक्यूल। सेंट्रल वैक्यूल होगा तो वो रखेगा स्टोरेज। या चलो तुम्हें इससे भी नहीं समझ में आ रहा है तो ये ध्यान रखो, यहाँ ध्यान से सुनो, इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ। वाई एक्टिव एब्जॉर्प्शन, अगर सॉइल इज द सोर्स तो ये तो पैसिवली होना चाहिए ना, यहाँ हाई होना चाहिए, यहाँ लो होना चाहिए, तो ले जाओ इसको पैसिवली एनर्जी। एनर्जी क्यों लगाना, पैसिव इनपुट कर लो। तो वाई दिस इज एक्टिव, ये घुमा फिरा के बार बार आएगा, ठीक है, उसको ध्यान से सुनो। एक्टिव इसलिए, एक तो ध्यान रखो मैच्योर सेल, प्लांट सेल के पास होता है सेंट्रल वैक्यूल विच हैज द स्टोरेज, वो यूज से ज्यादा स्टोरेज वाली चीज रखा हुआ है, सेल सैप वहां पे प्रेजेंट है, तो ऑलरेडी जो मिनरल आयन आप ट्रांसपोर्ट करा रहे हो वो रहते हैं वहां स्टोर। और दूसरी चीज ये समझो, जो एसेंट ऑफ सैप है दैट वर्क ऑन द स्टेम, एसेंट ऑफ सैप तो यहाँ पे वर्क कर रहा है, ब्रांचेस पे वर्क कर रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट, ओके। लेकिन रेडियल ट्रांसलेशन में तो रूट इन्वॉल्व हो रहा है ना, तो जो भी चीज ऊपर चाहिए उसका ये वर्क करता है लाइक अ गोदाम, स्टोरेज हाउस, ये अपने आप में एक स्टोरेज है। समझ में आ रहा है, ऊपर तो जो चाहिए वो ट्रांसपोर्ट कर रहा है। जैसे आपके घर के किचन में, अगेन हम वही एग्जांपल दे रहे हैं, आप किचन में आपकी एक चीनी की डिब्बी होगी और एक मम्मी से पूछना, मम्मी ने ऑलरेडी चीनी रख रखा होगा कहीं, तो दैट इज स्टोरेज। जब ये वाला छोटा डिब्बा खत्म होगा तो मम्मी वहां से डालेगी। चावल का भी सेम वे में, गेहूं का आटे का भी सेम वे में रहता है घर, तो वो जो स्टोरेज है वो तो खुद ही नीचे ही हो गया ना यहाँ पे। समझ में आ रहा है, क्योंकि दिस इज द वे जहां पे आप ग्रोसरी को एंट्री करा रहे हो घर के अंदर। दैट्स वाई यहाँ पे हमेशा अंदर की तरफ हाई कंसंट्रेशन रहेगा और बाहर की तरफ सॉइल से ही ले रहा है तो क्या हुआ, लेकिन लो कंसंट्रेशन होगा, और लो से हाई मूव कराने के लिए एनर्जी यूज होगी। दैट्स वाई एनर्जी इज कंज्यूम्ड। वेरी नाइस एक्सप्लेनेशन है, इसको जिस एग्जांपल में बोल रही हूँ उतना ध्यान रखोगे तो तुम्हारे इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा सॉल्व होते रहे। अदरवाइज आप इसी में उलझे रहोगे, मैम एक्टिव क्यों, मैम पैसिव क्यों, मैम डिफ्यूजन क्यों, मैम ट्रांसपोर्टेशन क्यों, डेली यही पूछोगे, 4 क्वेश्चन फिर से डाउट, फिर यही चलेगा। मैं देखती हूँ ये पैटर्न है इस चैप्टर का। ठीक, आपके सीनियर के सीनियर बैच भी इसी चैप्टर में थोड़ा बहुत इंटरेक्टिव का बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल लेकिन क्लैरिटी है एकदम। अब उसके बाद वो डीपीडी के कैसे कैसे क्वेश्चन किए हुए
ये सब क्वेश्चन उनके ही सॉल्व किए हुए हैं जो बीच में आ गए थे स्लाइड, वो मैंने क्लास में कराए थे। आप भी करो पहले, उसके बाद बात करें। तो रूट प्रेशर थ्योरी, जैसे हमने होस पंप का एग्जांपल दिया था, मतलब देयर इज समथिंग जो नीचे से प्रेशर दे रहा है, ठीक है। टुल्लू पंप वगैरह नीचे से पानी को खींचेंगे और ऊपर की तरफ सप्लाई दे रहे हैं। एट द एंड कुछ भी हो चलेगा, एसेंट ऑफ सैप ऊपर ही, अपवर्ड डायरेक्शन। तो रूट प्रेशर में पैसिवली एक्टिवली रूट एब्जॉर्ब होगा, एक्टिवली इन्वॉल्व होगा, एंड वाटर का एब्जॉर्प्शन पहले लोकल एंड देन एसेंट ऑफ सैप में आएगा। पुश फिनोमिना पे ये वर्क करता है, ये नोट डाउन कर लो। मैक्सिमम रूट प्रेशर रिपोर्टेड इन प्लांट इज 2 to 3 बार रूट प्रेशर है ये, एंड इट इज वेरी मच सफिशिएंट टू रेज वाटर कॉलम अप टू 60 to 70 फीट हाइट। दैट्स वाई मैंने बोला रूट प्रेशर थ्योरी को डिनाई नहीं किया गया। लेकिन व्हाट अबाउट कि प्लांट की हाइट 80 फीट है, प्लांट की हाइट 100 फीट है, उस केस में क्या करोगे? तब रूट थ्योरी डिनाई होती है, उस कंडीशन में डिनाई नहीं होती है। इनफैक्ट दैट इज अगेन कोलिगुलेटिव प्रॉपर्टी, नीचे से रूट प्रेशर, ऊपर से ट्रांसपिरेशन पुल, दोनों साथ में वर्क करते। और रूट प्रेशर थ्योरी कैन नॉट एक्सप्लेन द एसेंट of sap in tall trees more than 100 feet height. Respiratory inhibitor opposes root pressure because of metabolic energy. ये तो हो गया आपका। रूट प्रेशर एब्सेंट इन जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म तो खुद माइकोराइजम कंडीशन एसोसिएशन को फेवर करते हैं, रूट उनकी वीक होती है, ठीक है। दैट्स वाई वहां रूट का एक्टिवली एब्जॉर्प्शन नहीं देखोगे। एब्जॉर्प्शन के लिए क्या है वहां पे? फंजाई है। ओके बच्चा जी, या तो एल्गी है या तो फंजाई है, मोस्टली फंजाई है, या तो ब्लू ग्रीन एल्गी है, साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। तो ये एब्जॉर्प्शन एंड मिनरल ला रहे हैं, मतलब यू कैन रिलेट इट की रूट हेयर का काम वहां पे फंगल हाइफी कर दी। और ये सब मैंने पढ़ाया हुआ है, तुम लोग ऐसे ब्लैंक होके मेरे तरफ जो देख रहे हो ना, बहुत गलत करते हो मेरे साथ। ये मैंने 20 बार कम से कम बता दिया। फंगल हाइफी, माइकोराइजा, माइको मीन्स फंजाई, राइजा मीन्स रूट। ये आपने फंजाई के क्लासिफिकेशन में भी पढ़ा था, जिम्नोस्पर्म के भी क्लासिफिकेशन में भी पढ़ा था, और अभी भी एक दो बार बीच में एनाटॉमी में भी पढ़ा। इन समर व्हेन ट्रांसपिरेशन इज मैक्सिमम द रूट प्रेशर इज मिनिमम। अब ये तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, तो ये सारे स्टेटमेंट आपको समझ में आएंगे, और यही हम चाह रहे हैं कि इस तरीके के स्टेटमेंट आपको समझ में आए। तब हम एनसीईआरटी के बाहर घूम रहे हैं बेटा। हर कंडीशन को आपको समझना है कि उसने वाटर की कमी से क्वेश्चन पूछ लिया है, वाटर की अवेलेबिलिटी पे क्वेश्चन पूछा है, सबमर्ज पूछ लिया है, टेम्परेचर को वेरी कर रहा है, तो हमें कई सारे कॉन्सेप्ट को मिक्स करना पड़ेगा प्लांट फिजियोलॉजी। जब आप ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ोगे, देन आपका फोकस सिर्फ सर्कुलेटरी सिस्टम टू सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव टू डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी टू रेस्पिरेटरी, उन सबका कोलेबोरेशन सर्कुलेटरी में आ जाएगा, ठीक है। कि ऑक्सीजन सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू जाएगा, डाइजेस्टिव एलिमेंट सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू जाएंगे, वो सब आएगा, लेकिन सिस्टम अपना इंडिविजुअल वर्क करे। यहाँ ट्रांसपिरेशन फोटोसिंथेसिस के साथ भी मिक्स होगा, सेलुलर रेस्पिरेशन भी मिक्स होगा। तो दैट्स वाई जो तीनों आपको टॉपिक पढ़ना है ना, तीन ही तो पढ़ना है, ट्रांसपिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, इनको एक साथ लिंक भी करो, क्योंकि बेटा ये उसी तरीके से जैसे आप सांस भी ले रहे हो और आपका दिल भी धड़क रहा है, दैट इज पैरेलल मैकेनिज्म। तो प्लांट भी एक सेलुलर रेस्पिरेशन भी कर रहा है और ट्रांसपिरेशन भी कर रहा है और फोटोसिंथेसिस भी कर रहा है, तो तीनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वे में फंक्शन कर रहे हैं। और तब जाके फाइनली आपका लास्ट चैप्टर आएगा प्लांट ग्रोथ। पहले मैकेनिज्म पढ़ना है, फिर प्लांट ग्रोथ के अंदर एंटर करना, ओके। तो हम ऐसा नहीं पढ़ाएंगे बिल्कुल कि आप कथा की तरह सुन लो और खत्म हो जाए, भले ही आप रोते रहो, आपकी शक्ल डाउन होती रहे, ठीक। इसलिए सब जगह रहो, थोड़ा पढ़ो। रूट प्रेशर, अब बेटा कोई प्रेशर है, इसको मेजर करने के लिए कुछ तो चाहिए आपको, तो डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट पूछा जाता है, मैनोमीटर, नॉट द मोनोमीटर। मैनोमीटर is the instrument which measures root pressure. Maximum root pressure when the transpiration is very low. पढ़ा हमने। अब बताओ ये सब सेंटेंस क्या समझ में नहीं आ रहा है? मैक्सिमम रूट प्रेशर तभी होगा जब ट्रांसपिरेशन लो हो जाए, या तो जो प्लांट है वो सबमर्ज्ड है, पानी में है, एक्वेटिक है, उस केस में हम क्या कर रहे हैं कि रूट प्रेशर बढ़िया अच्छा खासा काम कर रहे हैं। मिनिमम रूट प्रेशर जब ट्रांसपिरेशन
हाइट ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन इज वेरी हाई। ओके, एक एक लाइन आपका क्वेश्चन है बेटा। तो क्वेश्चन अभी ये रह गया कि ये हरा भरा जो प्लांट है इसके टिप तक पानी कैसे जा रहा है, उसका आंसर हमें अभी तक नहीं मिला है, क्योंकि इसकी हाइट मैं लिख देती हूँ तुम्हें। चलो 120 मीटर इसकी हाइट। तो रूट प्रेशर थ्योरी खत्म, वाइटल थ्योरी को तो पहले ही खत्म कर चुके हैं। ओके, अब आएगा एसेंट ऑफ सैप में आपका फिजिकल थ्योरी, और बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे मैं बहुत ज्यादा कुछ फिजिक्स वगैरह नहीं लाने वाली हूँ यहाँ पे, लेकिन फोर्सेस आपको सिंपली वही सरफेस टेंशन, वही कोहेसिव, वही एडेसिव मैं पहले भी बता चुकी हूँ, उसी की बात। शांत रहो जरा। सम फिजिकल फोर्सेस, बोहेम्स कॉन्सेप्ट है ये। एसेंट ऑफ सैप इज ड्यू टू कैपिलरी एक्शन एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मैक्सिमम अप टू 32 फीट फेल। पहली थ्योरी जो फेल हो फिर से, ठीक है। फिजिकल फोर्स पे बात हुआ, मतलब कैपिलरी एक्शन और एटमॉस्फेरिक प्रेशर। लिविंग की बात नहीं हो रही है, फिजिकल चीजों की बात हो रही है। पैरामीटर्स फिजिकल लिए, लेकिन इन दोनों ही कंडीशन में फेल हो गया। शैक कॉन्सेप्ट, ये भी साइंटिस्ट आपको हाइड्रोपोनिक्स में फिर से पढ़ना है, जूलियस वॉन शैक। इन्होंने कहा था फोर्स ऑफ इम्बिप्शन इज द रीजन जिससे एसेंट ऑफ सैप जनरेट हो रहा है। ये भी डिनाई हो गया, क्योंकि इम्बिप्शन दोनों लिक्विड साइड में वर्क नहीं करता है, इम्बिप्शन ड्राई कॉन्सेप्ट के साथ वर्क करता है। नॉट करेक्ट, बिकॉज एसेंट ऑफ सैप अकर्स थ्रू द ल्यूमेन ऑफ जाइलम, नॉट थ्रू द वनली वॉल। वनली वॉल होता तो ड्राई हो जाता। ओके, दो वॉल के बीच की जो कैविटी है दैट इज ल्यूमेन एवरीवेयर। जो भी सराउंडिंग है और बीच में अगर कैविटी है दैट इज ल्यूमेन। तो थ्योरी जो एक्सेप्टेड है दैट इज कोहेजन ऑफ वाटर थ्योरी और ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी। कोहेजन ऑफ वाटर मतलब वाटर की कोहेसिव फोर्स की बात होगी, किसके साथ? जाइलम के वॉल के साथ। वाटर की एडेसिव प्रॉपर्टी, वाटर की खुद के वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज एडेसिव फोर्सेस। ओके, क्या हुआ, तुम लोग को पढ़ना नहीं है क्या? इतनी आवाज क्यों कर? अच्छा, वैसे ही तुम्हारे फैकल्टी तो चेंज हो ही रही है, मुझे तो वैसे ही कोई प्रॉब्लम नहीं। इस बैच को मैं बहुत खुशी खुशी छोड़ने के लिए रेडी हूँ। ठीक, तुम जो कर रहे हो ना उसी तरीके से तुम्हारे साथ चीजें भी हो। तो प्रॉपर्टी यहाँ पे हमने कुछ बात की, एक है कोहेसिव दैट इज बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस जब आते हैं तब रोते हो तुम, ये तो कहीं लिखा ही नहीं। कंटिन्यूटी ऑफ वाटर कॉलम दैट इज इनका सबका रिजल्टेंट आएगा कोहेसिव, एडेसिव एंड सरफेस टेंशन का। एंड देन ट्रांसपिरेशन पुल, सरफेस टेंशन जो सबसे अपर सरफेस होगा, जैसे वाटर कॉलम यहाँ तक आ चुका है, तो ये सरफेस ओपन सरफेस से मतलब गैसेस से इंटरेक्ट करता है। तो इस एरिया पे जो टेंशन होगा दैट सरफेस टेंशन प्लेस इंपॉर्टेंट रोल इन पुल फिनोमेना। चलो।